तो गणेशा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो है हमारी 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी के ऊपर। और आज की वीडियो में ना दोस्तों हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है रासायनिक साम्य या साम्य अवस्था, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे लिए ना बहुत, जो हमने जो पढ़ा है ना उसको जांचता है कि हमने कितना पढ़ा है, ठीक है, और कितना अभी बाकी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा समझेंगे, समझ के बात करेंगे ताकि हम जान पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ कि उसका मतलब क्या भाई। तो सबसे पहले भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, एक शब्द में आज क्वेश्चन जो है ना आंसर होंगे हमारे। तो इनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस अभिक्रिया के लिए Kc और Kp बराबर होंगे, ठीक है ना। दोस्तों Kc और Kp एक साम्य स्थिरांक है। Kp और Kc क्या है भाई, एक साम्य स्थिरांक, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं दोस्तों एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो आपने Kp और Kc में संबंध मैंने आपको पढ़ा रखा है, वो संबंध क्या है, तो भाई वो आपका संबंध है Kp इज इक्वल टू Kc, Kp इज इक्वल टू Kc और RT की जो पावर है वो आपकी क्या है, डेल एन। बोलो यही है। बिल्कुल सर, Kp और Kc में तो सर संबंध यही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ये डेल एन क्या है, तो डेल एन है भाई डेल एन क्या है, आपकी मोल परिवर्तन की संख्या, ठीक है ना। क्या है भाई, डेल एन क्या है, देखो एन क्या है, मोल संख्या, और डेल क्या है, परिवर्तन, तो मोल परिवर्तन की संख्या है। डेल एन क्या है भाई, डेल एन क्या है, मोल परिवर्तन की संख्या। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे भाई, उत्पाद जो होगा ना, इस उत्पाद के मोल संख्या में से जो आपका अभिकारक होगा, इस अभिकारक की मूल संख्या को घटा देंगे तो आपका डेल एन निकल जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, डेल एन निकल जाएगा। इतना आप समझे ना। और हमसे ये बोला गया है कि Kp और Kc कब बराबर होंगे। तो मेरे भाई यदि डेल एन, देखो यहाँ पर क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc और RT की पावर डेल एन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है यदि जो आपका डेल एन है, यदि डेल एन की वैल्यू 0 आ जाए, डेल एन की वैल्यू कितनी आ जाए भाई, 0। अब डेल एन की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये आपका मतलब RT की पावर क्या आ जाएगी, हाँ 0 आ जाएगी, क्योंकि डेल एन 0 आ गया तो RT की पावर 0, ठीक है। और RT की पावर 0 और किसी की पावर भी 0 हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब उस स्थिति में आपका Kp और Kc जो है ना वो बराबर होगा। तो कहने का मतलब मेरे भाई इतना है, यदि डेल एन का आपका डेल एन की वैल्यू जिसके लिए 0 आएगी, जिस अभिक्रिया के लिए डेल एन की वैल्यू 0 आएगी, उसके लिए Kp और Kc आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ Kp और Kc बराबर किसके लिए, क्वेश्चन बोला आपसे, तो आप पता है Kp और Kc में संबंध क्या होता है, Kp बराबर Kc और RT की पावर डेल एन, और डेल एन क्या है, मोल परिवर्तन की संख्या। और ये कैसे निकालेंगे, उत्पाद के मोलों की संख्या में से अभिकारक के मोलों की संख्या घटा के ऐसे निकालेंगे। अब डेल एन के मान यदि 0 आ जाता है, देखो यहाँ पर जो डेल एन लगा हुआ है, यदि डेल एन का मान 0 आएगा तो RT की पावर 0, और RT की पावर 0 मतलब किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो RT क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। जब RT आपका 1 हो जाएगा तो ये Kp किसके बराबर हो जाएगा, Kc के बराबर हो जाएगा। मतलब डेल एन की वैल्यू जिस भी अभिक्रिया के लिए 0 होगी उसके लिए Kp और Kc आपस में कैसे होंगे सर, बराबर होंगे भाई। कैसे होंगे भाई, बराबर, ठीक है। तो भाई आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश आपसे कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ समझ पा रहे हो ना आप, बिल्कुल ना भाई, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं, देखो भाई इस अभिक्रिया के लिए बात करें तो इस अभिक्रिया के लिए जो उत्पाद की मोल संख्या है वो कितनी है, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, कितनी है भाई, 2 है, ठीक है ना, कितनी है भाई, 2 है, ठीक है तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा, है ना। क्योंकि डेल एन का मान क्या है, उत्पाद की मोल संख्या और अभिकारक की मोल संख्या, तो उत्पाद के इसमें क्या है, मोल 2 है, ठीक है, -2 कर दिया, माइनस। अब अभिकारक के मोल देखो 3 H के साथ लगा हुआ है और N2 के साथ कुछ भी नहीं लगा, मतलब 1 है, तो इसमें कितना है आपका, 4 है, तो 4 में से 2 घट जाएंगे तो -2। मतलब इसके लिए ये जो वैल्यू है 0 नहीं आ रही, मतलब इसके लिए Kp और Kc का मान जो है ना वो बराबर नहीं होगा। क्या इसके लिए आएगा, तो देखो
उत्पाद की मोल संख्या देखो 2 इधर है और 2 इधर है, कितनी है भाई 4 है, ठीक है ना। और इधर कितनी है 3 और इधर 2, 3 और 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस बना जाएगा, मतलब इसके लिए भी आपका जो है ना डेल एन का मान 0 नहीं आया। अब क्या इसके लिए आ रहा है डेल एन का मान 0, तो देखो आप यहाँ पर उत्पाद कितने हैं 2 हैं, ठीक है। और अभिकारक कितने हैं भाई 1, इसका कुछ नहीं है तो 1 और कुछ नहीं है तो 1 इसका, तो 1 और 1 2, 2 में से 2 घट जाएंगे 0। मतलब ये तीसरी जो अभिक्रिया है इसके लिए डेल एन का मान 0 आ रहा है। और जब डेल एन का मान 0 आ रहा है तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो RT1 हो जाएगा, तो KP KC के बराबर हो जाएगा। मतलब तीसरी अभिक्रिया के लिए हमारा सही आंसर है। और चौथी के लिए भी आंसर नहीं आ रहा क्योंकि अभी उत्पाद की मोल संख्या कितनी है 4 और अभिकारक के 6 और 1 7, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, इसके लिए भी नहीं आएगा। तो आई होप समझ पा रहे हो। देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बट चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना, चीज़ों को आप क्या कर रहे हो समझ रहे हो, ठीक है ना। तो पहले का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई Br2 + Cl2 और जो अपना साम्य अवस्था का साइन है और 2VrCl, इसके लिए हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया दी है N2 और +3H2 और ये साम्य अवस्था का साइन है 2NH3 और डेल एन का क्या है माइनस में है। तो यहाँ पर बोला ताप वृद्धि में साम्य अवस्था NH3 की सांद्रता क्या होगी। भाई देखो डेल एन का मान इसके लिए ऋणात्मक मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई ऋणात्मक। तो ताप बढ़ाओगे तो ये ऋणात्मक की वैल्यू बढ़ेगी, ऋणात्मक की वैल्यू बढ़ेगी मतलब ये घटेगी, क्या होगी भाई घटेगी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखोगे, ठीक है ना। चलो आगे बात करेंगे भाई हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है ना अमोनिया संश्लेषण की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो अमोनिया संश्लेषण की ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है N2 3H2 और NH2 किस अवस्था में अधिक होगी। यहाँ से बोला है कि ये अभिक्रिया किस अवस्था में अधिक होगी वो आपको बताना है, ठीक है ना। किस अवस्था में अधिक होगी, ज़्यादा होगी, मतलब ये आपसे पूछा है अधिक होगी ज़्यादा होगी। तो भाई आपको ध्यान रखना है इस बात को अमोनिया संश्लेषण की जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया कब अधिक होगी, निम्न ताप और उच्च ताप पर, ठीक है ना। निम्न ताप और उच्च दाब पर यह अभिक्रिया अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है SO2 व O2 द्वारा SO3 में ऑक्सीकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया भाई ऊष्माक्षेपी। तो SO का निर्माण अधिकतम कब होगा, ठीक है। कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अब SO का मान अधिकतम कब होगा। भाई आप बता दो ना, इसका उल्टा क्वेश्चन कर दिया ना, ताप घटाया जाए दाब बढ़ाया जाए। मतलब क्वेश्चन तो आपका इसी टाइप का है, इसमें शब्द अलग दिए हैं और इसमें शब्द अलग दिए हैं, बस ये अंतर है इसमें और कुछ नहीं है। साम्य में स्थित किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या होगा जब दाब स्थिर रहते हुए कोई निष्क्रिय गैस मिला दी जाए, ठीक है। मतलब साम्य में स्थित किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या होगा जब दाब तो स्थिर रहते हुए कोई निष्क्रिय गैस उसमें मिला दी जाए। मतलब कोई निष्क्रिय गैस जिसमें हम क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं तो क्या होगा, तो अप्रभावित रहेगी, क्योंकि दाब जो है ना स्थिर रखा है इसलिए वो अप्रभावित रहेगी। क्योंकि साम्य को प्रभावित करने वाले ताप दाब और सांद्रता ये 3 कारक हैं, अब इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो प्रभावित नहीं होगी भाई, है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बात कर लेती हैं, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो हमसे क्या कहने वाला है, देखो क्या कह रहा है हमसे, देखो यहाँ पर समझते हैं। N2 3H2 बराबर 2NH3 प्लस ऊष्मा के लिए, ठीक है, प्लस मतलब इसमें ऊष्मा जो है ना क्या है ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए के जो है ना KP = KC होगा। देखो P ये गलत लिखा दिया, P गलत लिखा, KP बराबर KC होगा क्या इसके लिए, क्या KP बराबर KC और ये RT होगा, बोलो जल्दी, क्या KP बराबर KC RT -2 होगा, क्या होगा इसके लिए। देखो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आप क्या करो डेल एन की वैल्यू निकालो। देखो आप जानते हो ना KP बराबर क्या होता है भाई, KP बराबर होता है KC और RT की घात डेल एन, यही होता है ना। तो पहले डेल एन का मान निकालो। तो डेल एन मैंने पहले क्वेश्चन पे निकाल के बताया था, यदि उत्पाद के मोल में से अभिकारक के मोल घटा दें तो डेल एन की वैल्यू निकल जाती है। तो उत्पाद के मोल कितने हैं भाई 2 हैं, कितने हैं भाई 2, और अभिकारक के कितने हैं, तो देखो 3H2 के हैं और 1 N का कुछ नहीं है मतलब 1, तो कितने हैं 4 हैं भाई, कितने हैं 4, तो 4 में से 2 घटा देंगे कितना बनेगा भाई -2, मतलब डेल एन का मान कितना मिल रहा है भाई -2। अब जब -2 मिल रहा है तो सही आंसर आपका कौन सा होगा, C वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेल एन की जगह आपको -2 रखना है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा ना भाई
बोलो सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं भाई, बिल्कुल सही, सही बात है सर, कोई दिक्कत यहाँ पर हमें नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाएं, देखो चीज़ों को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया भाई, ये हो गया, ठीक है ना। साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होगा, साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा, साम्य है भाई, क्या है भाई, साम्य है, तो साम्य पर उत्क्रमणीय मुक्त ऊर्जा परिवर्तन 0 होगा, क्योंकि साम्य स्थिति में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता, ठीक है ना। चलो यहाँ पर एक चीज़ और समझो, जल जो उत्क्रमणीय का साइन है, वाष्प भौतिक साम्य के लिए दाब प्रयुक्त करने पर, मतलब दाब, अगर दाब बढ़ाएं, कहने का मतलब ये कह रहे हैं दाब प्रयुक्त करने पर, मतलब कह रहे हैं दाब बढ़ाने पर, ठीक है। दाब बढ़ाने पर क्या स्थिति यहाँ पर होने वाली है वो बताना है, तो दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। निम्न में से किसका पीएच मान अधिकतम होगा, ये आपको कुछ अपघट्ट दिए हैं, ठीक है। इसमें किसका पीएच मान जो है ना ज़्यादा होगा वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का पीएच मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक है भाई। कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्षारीय, इसलिए इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका 10⁻⁸ मोल HCl का पीएच, भाई बिल्कुल है यार, 10⁻⁸ को पीएच स्केल पर कितना शो किया गया है भाई, बोलो जल्दी ना, क्या शो किया गया है पीएच स्केल पर, भाई साहब यार क्या कर रहे हो यार, है ना 10⁻⁸, ठीक है। क्या शो किया गया भाई, क्या शो किया गया भाई, 8 शो किया गया, तो यहाँ से 8 सही आंसर हमारा हो जाएगा, है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई, लेकिन एक बात है भाई आपका, ठीक है। विलयन आपका HCl है, और HCl आपका ध्यान रखना भाई अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, अम्लीय प्रकृति का होता है, मतलब यहाँ पर कोई मिस्टेक दी गई है, कोई मिस्टेक दी गई है, क्योंकि जो मोल है, इस मोल को हम ग्राम में वगैरह वगैरह जब चेंज करेंगे तो ये थोड़ा सा ना चेंज हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर जो इसका आंसर होगा क्या है भाई, 7 से 8 के बीच नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, क्योंकि HCl तो आपका अम्ल है ना, तो 6 से 7 के बीच आपका इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना, 6 से 7 के बीच इसका आंसर सही होगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। एक अभिक्रिया है N2 + 3H2NH3 के लिए K है, तब N2 2N2 6H2 और 4NH3 के लिए K क्या होगा भाई, K क्या होगा, आपसे ये पूछा है, K क्या होगा, 11वां क्वेश्चन है, नहीं हाँ हमारा 11वां क्वेश्चन है, इसके लिए हमारा K क्या होगा। तो देखो इसके लिए आपका K है, तो ये यहाँ पर डबल किया गया है, क्या भाई डबल किया गया है, यहाँ पर देखो इसका टोटल डबल कर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो आगे हम पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे भाई हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। हम अगले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, आप अगले क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से एक बार देखेंगे, ठीक है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड है भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भाई है जो आपका आर्हीनियस अम्ल है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है भाई, आपका आर्हीनियस अम्ल है, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थान से है, और रिक्त स्थान हमारा क्या है वो देखो, पहला रिक्त स्थान हमसे क्या कह रहा है हमसे बर्फ है जो आपका है, एक रिवर्सिबल साइन दिया है बर्फ जल में, और इसके लिए जो माइनस जो है ना, जो ऊष्मा है ना वो माइनस में है, कौन में है भाई, देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना, एक सेकंड, ये माइनस लगा हुआ है ना यहाँ पर, माइनस Q कैलोरी है ना, बर्फ उत्क्रमणीय रिवर्सिबल का साइन जल और माइनस Q कैलोरी। इस अभिक्रिया में उच्च ताप अभिक्रिया को अग्र दिशा में, उच्च ताप अभिक्रिया को अग्र दिशा में तथा दाब वृद्धि क्रिया को अग्र दिशा में, दोनों में आपका अग्र आएगा। देखो ये जो अभिक्रिया है उसमें उच्च ताप पर अग्र अभिक्रिया होगी, और दाब वृद्धि पर भी अग्र अभिक्रिया, मतलब दोनों में अग्र का साइन आपको लगाना है, ठीक है ना भाई। चलो अगला है ओस्टरवाल्ड तनुता नियम के अनुसार आयनन की मात्रा और आयनन के स्थिरांक, आयनन की मात्रा और आयनन स्थिरांक, तो देखो आयनन की मात्रा और आयनन स्थिरांक के मध्य संबंध का गणितीय रूप क्या है तो इसके लिए संबंध आप लिख लो, अल्फा = √KA/KC, ठीक है। तो ये आयनन की मात्रा है और ये आयनन स्थिरांक है Ka, ठीक है। तो A = √KA/KC, ये आपका सही आंसर होगा, A = √KA/KC, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इसने आगे वो गणितीय रूप हो गया हमारा, द्वारा व्यक्त किया जाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा उसकी सांद्रता
के वर्गमूल, सांद्रता के वर्गमूल, यहाँ पर लिख देना सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर लिख देना सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरे खाली स्थान में ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है ना। चलो अगला है हमारा एसिटिक अम्ल और अमोनियम एसिटेट का मिश्रित विलयन अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। ये आपने एग्जाम्पल में भी पढ़ा होगा, ठीक है, अम्लीय बफर विलयन, ठीक है ना भाई, अम्लीय बफर विलयन। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रित क्षारीय बफर, दो आपका है ना फोर्थ वाला, इसमें क्षारीय बफर विलयन आप लिख देना। क्या भाई, क्षारीय बफर विलयन इसमें आप लिख देना, ठीक है ना। चलो अपक्षेपण हेतु आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक होता है। अपक्षेपण मतलब अलग अलग करना। अपक्षेपण का मतलब क्या होता है, अलग अलग करने के लिए जो आयनिक गुणनफल है विलेयता गुणनफल से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर अधिक आएगा, ठीक है ना, अधिक होना चाहिए, ठीक है। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है ना, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम खाली स्थान के लिए लागू नहीं होता, तो प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए लागू नहीं होता, ये केवल दुर्बल विद्युत अपघट्ट। देखो लागू नहीं होता ना बोला, तो प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए लागू नहीं होता, बट दुर्बल के लिए ओस्टवाल्ड का नियम लागू होता है, ठीक है ना। साम्य स्थिरांक पर ताप के प्रभाव, जो साम्य स्थिरांक है वो ताप के प्रभाव, अगर हम इस पर ताप का प्रभाव करें, ठीक है, तो साम्य स्थिरांक पर ताप का प्रभाव वांट ऑफ समीकरण, यहाँ पर लिख देना वांट ऑफ समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। ये अभिक्रिया है, इसके लिए केसी की इकाई क्या होगी, केसी आपका क्या है, सांद्रता का मात्रा क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये आपका 8वीं के लिए मोल पर लीटर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। केपी और केसी का मान, केपी और जो केसी है इसका मान ताप के साथ परिवर्तित होता है, ठीक है। केपी और केसी का मान ताप के साथ परिवर्तित होता है, ठीक है। साम्य स्थिरांक का मान अधिक होने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, ठीक है ना। यदि साम्य स्थिरांक का मान क्या है, अधिक है, तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में जो है ना होगी, अग्र दिशा में अभिक्रिया बढ़ेगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ों को याद रखना है ना भाई, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं एकदम, ठीक है, और हम सही जोड़ियों पे अब बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारी सही जोड़ियां हैं दोस्तों, हमारी सही जोड़ी नंबर 1 है KCN का जलीय विलयन। जो KCN ये है मतलब पोटेशियम साइनाइड है ना, तो पोटेशियम साइनाइड का जो जलीय विलयन होगा वो क्या होगा, तो सर वो क्षारीय विलयन होगा। FeCl3 का जलीय विलयन, अब यहाँ पर FeCl3 का जो जलीय विलयन है वो कैसा होगा, ठीक है, तो FeCl3 का जलीय विलयन होगा भाई अम्लीय, तो ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। CH3COONH4 का जलीय विलयन उदासीन होगा, ठीक है ना, ये आपका भाई उदासीन होने वाला तीसरा है भाई, है ना। हाँ, दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल तीसरा है ना भाई हमारा, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होता है, ठीक है, ठीक है हाँ ठीक है भाई, ये आपका थर्ड वाला हो जाएगा, ये वाला थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब NaCl का जलीय विलयन, तो NaCl का जो जलीय विलयन है, ठीक है, NaCl का जलीय विलयन ये उदासीन विलयन हो जाएगा, मतलब ये फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। N2O2 और 2NO, ठीक है। तो इसके लिए आप देखो, इसके लिए Kp और Kc इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल हैं और 2 मोल यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये आपका 5वां हो जाएगा, ठीक है ना। अब PCl3 और यहाँ पर जो है ना अगर Kp और Kc की बात करें तो यहाँ क्या, हाँ इसके लिए अगर हम बात करें तो देखो ये 2 मोल हैं और यहाँ पर अभिकारक के कितने मोल हैं, 1 मोल है, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, मतलब Kp की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो छठवें के लिए आपका जो छठवां है ना, छठवें के लिए आपका ये Kp की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब ये छठवां होगा, ठीक है। और 7वां इसमें ये और ये मतलब कम रहेगा, क्योंकि इसमें 2 मोल हैं और इसमें 3 और 1 4 मोल हैं, ठीक है, तो इसके लिए कम होगा, तो मतलब ये 7वां हो जाएगा। तो ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट करो इसको, है ना, आपको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम दोनों एक शब्द में आंसर पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे एक शब्द में आंसर हैं, इनको हम थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमसे बोला गया Kc की इकाई हेतु सांद्रता को व्यक्त करते हैं, Kc की इकाई हेतु सांद्रता को व्यक्त करते हैं। Kc की इकाई हेतु सांद्रता को किससे व्यक्त करते हैं, ठीक है, Kc इकाई हेतु सांद्रता को मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये मोल पर लीटर, ठीक है ना भाई, एक सेकंड, हाँ, तो आपका ये क्या हो जाएगा भाई, मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक है, मोल पर, एक सेकंड, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका मोल,
यार 1 मिनट रुक जाओ यार, है ना। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम गैस जल में घुलकर NH4OH देता है, यह जल किस प्रकार का होता है, ठीक है। ये किस प्रकार का जल होता है, तो ये मतलब NH4 अमोनियम गैस जल में घुलकर NH4OH देता है, जल किस प्रकार का है, तो ये अम्ल की भांति है, ठीक है ना। ये किसकी भांति है भाई, अम्ल की भांति है, ठीक है। NH4Cl और NH4OH विलयन में मिलाया जाता है तो NH4OH का आयनन कम हो जाता है, ये क्या है, तो ये है सम आयन प्रभाव, ठीक है। तो जब किसी को किसी में मिलाने पर किसी का प्रभाव कम होता है तो उसे सम आयन प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना भाई। क्या बोलते हैं, सम आयन प्रभाव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सम आयन प्रभाव, ठीक है। सम आयन प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर बोला है जल का 25 डिग्री सेल्सियस पर pH 7 है, यदि जल को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका pH क्या होगा। भाई बताओ यार pH क्या होगा। तो भाई जैसे ही जल को गर्म किया जाएगा, देखो पहले 25 पर क्या था, 7 था, लेकिन ताप बढ़ाओगे तो pH मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है H2PO4 माइनस और एक सेकंड मेरे भाई, ठीक है। हाँ, यहाँ से आपसे बोला गया है HPO4 माइनस तथा HCO3 माइनस के संयुग्मी क्षारक। भाई इसके संयुग्मी क्षारक होंगे तो H दान किया जाएगा, जब H दान किया जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, केवल H ए। जब देखो इसमें कितने H हैं, 2 H है ना, तो एक H दान कर दिया जाएगा तो HPO4 बन जाएगा, HPO4 इस पर 2 माइनस आ जाएगा, क्योंकि संयुग्मी क्षारक के लिए H इसको दान करना पड़ेगा भाई, दान करना पड़ेगा, दान करके जो बचेगा वो संयुग्मी क्षारक होगा ना। संयुग्मी क्षार क्या होगा, प्रोटॉन दान करने के बाद जो बचता है वो संयुग्मी क्षार होगा ना। तो ये जब प्रोटॉन दान कर देगा तो आपका एक H चला जाएगा तो HPO4 इस पर 2 माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये H दान कर देगा तो बन जाएगा CO3 2 माइनस, ठीक है। तो इसके संयुग्मी क्षारक ये है HPO4 2 माइनस और CO3 2 माइनस, ठीक है। एक आयन का नाम लिखिए जो ब्रांस्टेड अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो उसका नाम है HCO3 माइनस। ये ब्रांस्टेड अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, ठीक है। ओके, आप चेक कर सकते हो, देखो ब्रांस्टेड अम्ल भी है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, और प्रोटॉन दान करेगा तो ब्रांस्टेड क्षार भी, क्योंकि ये ग्रहण भी कर सकता है, क्योंकि एक जब हम इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा H2CO3, और दान करेगा तो ये बन जाएगा CO3 2 माइनस। तो मतलब ये दोनों की तरह CO3 2 माइनस, ये दोनों की तरह कार्य कर सकता है। दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार, मतलब SCO3 है छठवें का आंसर, ठीक है। दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण को कोई एक उदाहरण दो। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो इसका उदाहरण है अमोनियम एसीटेट। क्या है सर इसका, एक सेकंड, इसका उदाहरण क्या है, अमोनियम एसीटेट, ठीक है। CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट है, ठीक है, 7वें का, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे अब हम बात करेंगे, ठीक है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है सर, मानव रक्त का pH मान सर कितना होता है, तो आपका आंसर रहेगा भाई 7.4, ठीक है। NaCl विलयन में HCl गैस गुजारने से क्या होता है, NaCl विलयन में यदि HCl गुजार दें तो जो है ना NaCl जो है वो अपक्षेपित हो जाएगा, मतलब Na और Cl में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना अपक्षेपित हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, अपक्षेपित का मतलब क्या होता है, अपक्षेपित का मतलब अलग अलग होना, ठीक है, तो अपक्षेपित हो जाएगा, ठीक है। चलो, निम्न संयुग्मी क्षारकों में कौन सा प्रबल है, मतलब Cn माइनस है या F माइनस, तो आप दे देना आंसर Cn माइनस जो है ना वो प्रबल क्षार है, ठीक है, प्रबल क्षार है Cn माइनस, ठीक है। तो ये हमारे 7 जो चैप्टर था, 7 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ, बाकी सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ना आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर दो, सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सर थैंक यू वेरी मच।